हेलो एवरीवन, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट 3 लेबर कवर करेंगे, जिसकी मैं थ्योरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। और पूरी थ्योरी एक्सप्लेन कर दूँगी आज सिर्फ एक इसी वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अभी से कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और कॉस्ट अकाउंटिंग के सभी वीडियोस वॉच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कॉस्ट अकाउंटिंग की भी वीडियोस देख सकते हैं और साथ में और भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी आपको मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ लेबर की पढ़ रहे हैं, लेबर के बारे में। तो लेबर क्या है, इसका मीनिंग स्टडी करेंगे। लेबर टर्नओवर क्या है, इसका पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि भाई कौन कौन से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में डिपार्टमेंट्स होते हैं। टाइम कीपिंग क्या है, टाइम बुकिंग क्या है, साथ में आइडल टाइम क्या होता है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करूँगी आज की वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लेबर के मीनिंग के साथ। तो लेबर नाम से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कि लेबर तो वही जो काम करता है, मजदूर, राइट, इस टाइप से आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पे बोला गया है लेबर एक फिजिकल और मेंटल एफर्ट एक्सपेंडेड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। ऑब्वियसली फिजिकल और मेंटल क्यों बोला गया है, कहने का ये मतलब है एक लेबर, एक व्यक्ति जो अपना फिजिक्स यानी कि अपने शरीर को यूज़ करता है, अपना फिजिकली एक्टिविटी करता है, साथ में अपना मेंटल यानी कि माइंड भी लगाता है किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में। तो लेबर कोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लेबर क्या है, लेबर कोस्ट है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हर चीज़ क्या है, कोस्ट है ना। लेबर, प्रोडक्शन, ये सब क्या है, कोस्ट है। तो लेबर कोस्ट क्या है, वो प्राइस जो हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करने में पे करते हैं। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन जब अपने लेबर को जो भी वेजेस देता है वो लेबर कोस्ट कहलाती है। जो पैसा उनको देता है उनके काम के बदले, वो लेबर कोस्ट कहलाती है। तो द कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ हु वर्क इन प्रोडक्शन रिप्रेजेंट लेबर कोस्ट, कि जो एम्प्लॉय हमारे प्रोडक्शन वर्क में काम करते हैं ना, वो क्या होते हैं, लेबर कोस्ट होती है हमारी। तो टोटल लेबर कोस्ट लाइक मटेरियल कोस्ट कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड, इसको भी ब्रॉडली क्लासीफाई किया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। अच्छा जी, तो डायरेक्ट लेबर कौन सा होता है, डायरेक्ट लेबर होता है लेबर दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ अ फिनिश प्रोडक्ट। कि हाँ भाई, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, जो भी हम फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, उसमें डायरेक्टली अगर कोई लेबर इन्वॉल्व है तो वो डायरेक्ट लेबर है। उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि असेंबली लाइन वर्कर इन एन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री। मान लो कि कोई फैक्ट्री है जो ऑटोमोबाइल्स का काम करती है, तो उसमें जो भी असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं ना, वो वाले वर्कर क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट लेबर। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट्स वाई। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आता है हमारा जैसे कि निटिंग मशीन ऑपरेटर इन अ स्वेटर फैक्ट्री। कोई फैक्ट्री है जो स्वेटर बनाने का काम करती है, तो उसमें जो भी मशीन यूज़ होती है, लेबर उन मशीन के ऑपरेटर्स हैं, तो वो वाले लेबर भी डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएंगे। तो डायरेक्ट लेबर से आपको समझ में आ गया जिनका डायरेक्टली संबंध होता है प्रोडक्ट के साथ, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं वो प्रोडक्ट के साथ। और एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो असेंबली लाइन वर्कर इन ऑटोमोबाइल फैक्ट्री और मशीन ऑपरेटर इन स्वेटर फैक्ट्री। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट लेबर इंक्लूड वेजेस पेड फॉर ऑल लेबर विच इज़ नॉट डायरेक्टली एंगेज इन चेंजिंग द शेप और कॉम्पोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली कुल मिला के इनके कहने का ये मतलब है कि इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होते हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन वेजेस पे करता है। वेजेस मतलब मजदूरी, जिसको हम बोलते हैं पैसा। वेजेस पे करता है ऑर्गेनाइजेशन, बट ना वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होते हमारे प्रोडक्शन के साथ। आप सिंपली लैंग्वेज में ये लिख सकते हैं। और इट कैन नॉट बी ट्रेस डायरेक्टली टू द प्रोडक्ट, कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इनडायरेक्ट लेबर कोस्ट का, जैसे कि फोरमैन हो गए, सुपरवाइज़र हो गए, स्टोर कीपर हो गए,
तो ये देखिए, अब सबसे पहले आप ये देखिए, फोरमैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, टाइम कीपर, सैलरी ऑफ ऑफिस, ये सारे क्या हैं? ये सारे वो लेबर हैं जो जिनका डायरेक्टली संबंध नहीं होता बट इनडायरेक्टली होता है। जैसे कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है? निगरानी रखना। भले ही वो प्रोडक्ट बनाने में वर्क नहीं कर रहा, बट जो डायरेक्ट लेबर बना रही है प्रोडक्ट, उन पे सुपरविजन करता है, यानी कि उन पर ध्यान देता है, निगरानी रखता है। तो सुपरवाइजर क्या है? एक तरीके का इनडायरेक्ट लेबर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अब कि भाई ये तो था लेबर का मीनिंग, जिसमें हमने पढ़ा सब कुछ कि लेबर क्या है, फिजिकल और मेंटल क्या नाम है, एफर्ट लगाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करने में, और ये ह्यूमन रिसोर्स है जिसको ऑर्गेनाइजेशन प्राइस पे करती है। डायरेक्ट लेबर होता है, इनडायरेक्ट होता है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लेबर टर्नओवर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, ये क्वेश्चन है कि रोल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन अकाउंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। कि भाई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ना कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग का भी काम करते हैं और लेबर कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं। तो सबसे पहला तो है पर्सनल डिपार्टमेंट। यहाँ पे पर्सनल वाला पर्सनल नहीं है, यहाँ पे पर्सन वाला पर्सनल है, ठीक है, पर्सन्स की बात हो रही है। तो देखिए, पर्सनल डिपार्टमेंट की बात करें तो दिस डिपार्टमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद द सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, प्रमोशन। तो देखिए, जब आपने 12th क्लास में बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा होगा तो आपने एक स्टाफिंग वाला चैप्टर किया होगा। तो स्टाफिंग वाले चैप्टर में ये सारा पढ़ा होगा आपने कि भाई पहले सिलेक्शन होता है कि हाँ भाई हमें इस टाइप के का बंदे चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर इनको रिक्रूटमेंट किया जाता है कि हाँ भाई सबसे बढ़िया जो बंदे हैं वो ले लो, और उनको जो भी उनकी स्पेसिफाइड जॉब है उस पर प्लेसमेंट दे दो। देन जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनका प्रमोशन भी कर दो। तो ये सारा स्टाफिंग फंक्शन में आता था, याद है आपको? तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। HR डिपार्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। तो इट कीप फुल डिटेल ऑफ ईच एम्प्लॉय। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में सारी डिटेल होती है, छोटे से लेकर बड़े एम्प्लॉय के तक की डिटेल्स जो है पर्सनल डिपार्टमेंट के पास आपको मिलेगी। और पर्सनल डिपार्टमेंट ही जो है डेट ऑफ बर्थ, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पहले वो बंदा कहाँ काम करता था, ये सब की जानकारी रखता है। वेज रेट क्या रहेगा, जॉब का स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सब पर्सनल डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? टाइम, बेसिकली टाइम की बात हो रही है, तो इस डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होगा कि वर्कर कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ वर्कर्स टाइम, कि भाई वर्कर कब आ रहा है कब जा रहा है, उनका टाइम रिकॉर्ड करना। नीडेड नॉट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अटेंडेंस, यहाँ पे सिर्फ पर्पस अटेंडेंस का ही नहीं होता, बल्कि ये भी देखना है कि वो कितना काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनकी वेजेस को कैलकुलेट किया जाता है, उस हिसाब से उनकी सैलरी दी जाती है, ठीक है ना। तो फिर द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फर्म की सिस्टम का, अकाउंटिंग, कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। तो इसके दो मेन फंक्शन होते हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। एक होता है टाइम कीपिंग, एक होता है टाइम बुकिंग, वो भी हम अभी स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? इस डिपार्टमेंट का प्रोवाइड जो करता है, ये टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि भाई जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर करना, किस तरीके की जॉब स्पेसिफिकेशन होगी, ये ना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि टाइम कितना लगेगा इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मोशन समझते हैं ना, साइंस में पढ़ा होगा कि भाई जो है लेबर कितना काम करेगा, किस तरीके से करेगा, उसको काम में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए काम में। तो वो सब भी देखते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम होता है ये सारा। लुकिंग आफ्टर वर्क कंडीशन, ऑब्वियसली वर्किंग कंडीशन देखी जाएगी, क्योंकि वर्किंग कंडीशन भी जो है वो सेफ़ होनी चाहिए ना वर्क फोर्स के लिए। नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो जाए गलती से, अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, मान लो कोई मशीन ख़राब है, तो वो सब कौन देखेगा? वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देखेगा। फिर वो जॉब एनालिसिस भी करेगा, सुपरवाइज भी करेगा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, और वो क्वालिटी कंट्रोल भी करेगा। तो ये सारा काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का होता है। पेरोल डिपार्टमेंट की बात करें तो नाम से पता चल रहा है पे, यानी कि
वेजेस पे करना, है ना। तो मेन टास्क क्या होता है पेरोल डिपार्टमेंट का, कि उनको ना पेरोल बनाना होता है, यानी कि वेज शीट बनानी होती है। वेज शीट मतलब कि भाई ये लेबर इतने दिन आया, इसने इतने घंटे काम किया, उस हिसाब से उसकी वेज बनेगी, उस हिसाब से उसको पे किया जाएगा। तो बिग एंटरप्राइजेज में ये वर्क कौन, एक सेकेंड, तो बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेज होते हैं ये काम कौन करता है उन एंटरप्राइजेज में, एक पेरोल डिपार्टमेंट होता है, वो करता है ये काम। तो पेरोल अकाउंटिंग है, एक तरीके का अकाउंटिंग का काम है। मेन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट माना गया है इसको, क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड काम ही होता है इसमें। और इसके जो फंक्शंस होते हैं वो लिखा गया है कि पेरोल डिपार्टमेंट जो है वो टाइम कार्ड, पीस वर्क कार्ड और जॉब कार्ड रिसीव करता है फ्रॉम दी फैक्ट्री फॉरमैन, यानी कि फैक्ट्री का जो हेड होगा उससे, कि हाँ भाई वेज देनी है, पैसा देना है, तो हर चीज़ नोट की जाएगी ना, कि वर्कर्स जो है वो कितने दिन आए, कितना घंटे उन्होंने काम किया, ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम के पैसे भी कैलकुलेट किए जाएंगे। तो ये सारा काम कौन करता है, पेरोल डिपार्टमेंट करता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या काम होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करना। ओके जी, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पढ़ते आ रहे हैं ना कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, लेबर कॉस्ट को भी कंट्रोल करता है। वो ये देखता है कि हमको कितने लेबर की आवश्यकता है, ना तो आवश्यकता से कम ना तो आवश्यकता से ज़्यादा हमें लेबर रखने हैं, हमें बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल पर रखने हैं, है ना जी। तो इट हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है स्टैंडर्ड्स बनाने में, कि हाँ भाई इतनी लेबर कॉस्ट पहले आई थी, इतनी ही आनी चाहिए, या अगर कुछ प्राइजेस में बढ़ोतरी आई है वेजिस प्राइस में तो थोड़ा वो स्टैंडर्ड डिसाइड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो कॉस्ट बजट भी ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ही बनाता है, लेबर कॉस्ट बजट। और दिस डिपार्टमेंट प्रिपेयर लेबर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट फॉर प्रेजेंटेशन टू दी मैनेजमेंट, ताकि लेबर कॉस्ट को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए इफेक्टिवली। और कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये भी ट्राई करता है आइडल टाइम और ओवर टाइम को कंट्रोल करने में। आइडल टाइम का क्या मतलब है कि भाई वर्कर खाली ना बैठे, काम करता रहे, यानी कि हम उसको पैसे किस बात के दे रहे हैं, काम करता रहे वो। अब वो डिपेंड करता है कि उसको हमने जो वर्कर रखा है, हमने जो लेबर रखा है वो किस हिसाब से रखा है। हमने पीस रेट सिस्टम अपनाया है कि हाँ भाई इतने पीस बनाएगा तो वेज मिलेगा, या हमने टाइम रेट सिस्टम है कि हाँ भाई इतने घंटे टाइम करेगा तो होगा। तो बेसिकली जब टाइम रेट सिस्टम होता है तो आइडल टाइम आ जाता है। आइडल टाइम का मतलब वर्कर खाली बैठा है और वो काम ही नहीं कर रहा, तो इसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है कि कंट्रोल करना कि कोई वर्कर खाली ना बैठे और वो काम करता रहे। साथ में ओवर टाइम इसलिए बोला गया है कि कोई वर्कर ज़्यादा ओवर टाइम भी ना करे, है ना, तो ये भी कंट्रोल करता है। उसके बाद हम हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि आता है लेबर टर्नओवर का। तो लेबर टर्नओवर से आप क्या समझते हो कि भाई बेसिकली इट इज़ ऑफन सीन, ये कभी कभार देखा जाता है कि फैक्ट्री वर्कर जो है ना वो चेंज करते रहते हैं, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाते रहते हैं। ऐसा क्यों? दिस इज समटाइम्स डन फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। अब कोई व्यक्ति एक जगह जॉब छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाएगा, काफ़ी रीजंस हो सकते हैं इसके, कि भाई यहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे वर्किंग कंडीशन अच्छी है, यहाँ छुट्टियाँ कम मिलती हैं, वहाँ छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं, यहाँ की सैलरी कम है, वहाँ की सैलरी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो सम टाइम फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्कर चाहता है कि उसकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो तो वो स्विच कर जाता है जॉब को। सम टाइम जो है वो अपनी जॉब को लीव करने में फोर्स हो जाता है कि हाँ भाई चलो यहाँ से छोड़ ही दो। तो सम सच मोबिलिटी ऑफ लेबर, तो यही क्या कहलाता है, लेबर टर्नओवर, की लेबर आ रहे हैं लेबर जा रहे हैं, लेबर जा रहे हैं, तो ये क्या है, टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर है। अदर वर्ड्स में बात करें तो चेंज इन द लेबर फोर्स, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज़्यादा लेबर फोर्स चेंज होती जाएगी वही क्या कहलाएगी, लेबर टर्नओवर कहलाएगी। तो अब लेबर टर्नओवर को आप मेजर कैसे करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि कितनी लेबर टर्नओवर है। कहते हैं ना किसी की ऑर्गेनाइजेशन की लेबर टर्नओवर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा लोग बार बार उसको छोड़ के जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ी है ना, कुछ अच्छा नहीं है, या तो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है या पे कम है, कुछ तो ऐसा होगा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को लेबर टर्नओवर अपनी जितनी हो सके कम रखनी है, ताकि जो भी लेबर है वो
अच्छे से काम करे। क्यों? क्योंकि नए लेबर रखोगे, उनको पहले सिखाओगे, ट्रेनिंग दोगे, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद होएगा। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन यही चाहता है कि उसकी लेबर टर्नओवर क्या रहे, कम रहे, कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लोग छोड़ के ना जाए। तो अब आप मेजर कैसे करोगे? सेपरेशन रेट है एक तो, कि जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीव करे, मान लो एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 50 और कितने लीव कर गए, मान लो लीव कर गए 10, एक एग्जाम्पल ले लिया और इसका हमने 100% निकाला। तो 10 से 10 कैंसिल एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 2 10 ज़ा 20। तो आपका क्या आ गया? लेबर टर्नओवर 20%। तो ये सेपरेशन रेट मेथड है। और फ्यूचर एवरेज, हाँ, तो बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप कैसे निकालोगे ये भी ध्यान रखना है, कि जितने आपके बिगिनिंग में थे, मान लो साल की स्टार्टिंग हुई, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे थे, साल की एंडिंग में इतने रह गए, और उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा। और इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके सेपरेशन रेट से लेबर टर्नओवर निकाल लेंगे इजीली। बहुत ही सिंपल मेथड है, जब आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपको आसान ही लगेगा। चलो जी, ये तो हो गया सेपरेशन रेट। दूसरा हो गया रिप्लेसमेंट रेट। रिप्लेसमेंट रेट में जितने भी हमने एम्प्लॉय रिप्लेस किए और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रिप्लेसमेंट रेट निकल आएगा। फ्लक्स रेट की बात करें तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीविंग, जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीव कर गए और जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिलेक्ट यानी कि रिप्लेस किए गए, उनको प्लस करके एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दो, फ्लक्स रेट आ जाएगा। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। थ्योरी आ गई तो थ्योरी में भी काम आएंगे, लिखना है आपको वहाँ पे, और प्रैक्टिकल आ गया तो प्रैक्टिकल में। तो ये तो रट लो अच्छे से। और आप एक चीज़ नोट करो, तीनों में नीचे नीचे क्या आ रहा है? एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ये तो याद हो गया होगा, ठीक है। बाकी अब क्यों होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेबर टर्नओवर के क्या कारण होते हैं, क्यों वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर बिकॉज ऑफ सीजनल रिक्वायरमेंट। देखिए कि भाई हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो गर्मियों में काम आता है, या हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो सिर्फ सर्दियों में चलता है। सीजनल रिक्वायरमेंट का मतलब यही है कि हम वर्कर्स जो है जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, या फिर रॉ मटेरियल शॉर्टेज है, या फिर डिमांड ही नहीं है आपकी प्रोडक्ट की तो आप वर्कर्स को निकाल रहे हैं। तो ये सब रीज़न्स हो सकते हैं। तो लो वेजेस हो सकता है, बैड वर्किंग कंडीशन हो सकती है, जॉब डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है कि आप प्रमोशन नहीं कर रहे, या फिर लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ कि आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे अपने एम्प्लॉयज़ को और उनको काम नहीं आ रहा, जिस वजह से वो डिससेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये सारे रीज़न हैं किसके? लेबर टर्नओवर के, जिसको यहाँ पे बोला गया है, एक सेकेंड, यहाँ पे बोला गया है कि ना लेबर टर्नओवर के कारण कुछ अवॉइडेबल होते हैं और कुछ अनअवॉइडेबल होते हैं। अवॉइडेबल जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि ये सारी चीज़ें आप अवॉइड मतलब ठीक कर दो, मतलब अवॉइड कर दो तो आपका लेबर टर्नओवर इतना नहीं होगा। मतलब बैड वर्किंग कंडीशन है तो अच्छी बना दो, लो वेजेस है तो वेजेस को बढ़ा दो जी, तो आपके एम्प्लॉय नहीं जो छोड़ के जाएंगे, लेबर छोड़ के नहीं जाएगा। जो भी उनको डिससेटिस्फेक्शन है यानी कि जो वो चाहते हैं उनकी डिमांड्स थोड़ी सी पूरी कर दो और ट्रेनिंग फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करा दो। और सीजनल रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हो तो कि मान लो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो सिर्फ गर्मियों में बनता है, तो आप ऐसा भी सर्दियों के लिए आप दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग जाओ, यानी कि गर्मियों में वो बनाओ सर्दियों में वो बनाओ, ऐसा कर सकते हो। तो ये आप अवॉइड कर सकते हो। अब ऐसे भी कुछ कारण हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि अब लेबर चाहता है कि मेरा बेटरमेंट हो, लेबर चाहता है कि इस कंपनी में मैंने जितना काम करना था कर लिया, यहाँ पे मेरी ग्रोथ नहीं हो सकती जितना मेरे अंदर पोटेंशियल है, तो वो नई कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी में जाना चाहेगा। मान लो कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, लेबर वहाँ काम करता था बट अब एमएनसी में उसको वर्क मिल रहा है, तो वो एमएनसी जाएगा ना अपने बेटरमेंट के लिए, क्यों नहीं जाएगा, है ना। ऑब्वियसली रिटायरमेंट जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, मान लो एम्प्लॉय ही रिटायर हो गया तो वो तो जाएगा ही छोड़ के। सिकनेस, लेबर बीमार हो गया, लेबर का एक्सीडेंट या डेथ हो गई, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी और मैरिजेस यानी कि फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए बात की गई है यहाँ पे। चेंज ऑफ रेजिडेंट की, अब लेबर का रेजिडेंसी चेंज हो गया। तो ये सारे जो हैं अनअवॉइडेबल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से लेबर टर्नओवर बढ़ता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से लेबर छोड़ के जाता है।
अब देखिए, मैंने कहा था जितना ज़्यादा लेबर टर्नओवर हाई होगा उतने ज़्यादा बुरे परिणाम होंगे। तो यहाँ पे बोला गया है क्या क्या बुरे परिणाम हो सकते हैं कि इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन ऑफ न्यू वर्कर एंड देयर ट्रेनिंग। मैंने आपको बताया कि जब नए एम्प्लॉय आएंगे तो सबसे पहले तो आपको उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन में भी कितना खर्चा आता है, कितना टाइम वेस्ट होता है, और फिर उनको ट्रेनिंग दो, इसमें भी कितना खर्चा होता है। तो ये क्या है, कॉस्ट आपकी बढ़ गई, ये पहला इफेक्ट। दूसरा, कॉस्ट ऑफ टूल एज मोर टाइम इज़ लॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ टूल आपकी बढ़ गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो लॉस्ट हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया। स्क्रैप वेस्ट में इंक्रीज हो गया, सुपरविजन कॉस्ट में इंक्रीज हो गया, टाइम लॉस बिटवीन टर्नओवर एंड न्यू, ये सारे आप लॉस ऑफ आउटपुट। लॉस ऑफ आउटपुट क्यों आएगा, क्योंकि भाई पुराने एम्प्लॉय चले गए, नए आए, नए को ढंग से बनाने ही नहीं आ रहा, अभी वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो इतने में आपका आउटपुट जो है वो नहीं बन पाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे होगा या फिर तो ये सारे क्या है, इफेक्ट है। तो यहाँ पे बोला गया है कॉस्ट ऑफ लेबर टर्नओवर, कॉस्ट भी बताई गई है कि अब आप चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर ना जाए, और जिसकी वजह से आप कुछ और कॉस्ट भी बियर कर रहे हो, जैसे कि प्रिवेंटिव कॉस्ट। प्रिवेंटिव कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, ये वो कॉस्ट होती है जिसमें एक कंपनी इनकर करती है टू प्रिवेंट द लेबर फ्रॉम लीविंग द जॉब, कि भाई ये लेबर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में को छोड़ के ना जाए, यह जॉब को छोड़ के ना जाए, उसके लिए प्रिवेंटिव कॉस्ट बियर करती है एक कंपनी। और जैसे कि क्या, मतलब कंपनी क्या करती है, कंपनी करती है दीज कॉस्ट आर इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ गिविंग मोर एंड मोर बेनिफिट। वो कहती है कंपनी की ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को बेनिफिट दो ताकि वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाए। जैसे कि वो वर्कर्स को इंसेंटिव देते हैं, वो वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज़ देते हैं फ्री में, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, रेंट फ्री हाउसिंग, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्कर्स, तो ये सारी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराते हैं, जिससे उनका खर्चा होता है, और यही खर्चा क्या कहलाता है, प्रिवेंटिव कॉस्ट कहलाता है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें तो ये वो कॉस्ट होती है जो एक एम्प्लॉई, एक लेबर छोड़ के जा चुका है उसके बाद होती है। जैसे कि क्या, मान लो एम्प्लॉय चला गया, लेबर छोड़ गया आपके ऑर्गेनाइजेशन को, अब आप क्या करोगे, अब आपको नए एम्प्लॉय चाहिए। नए एम्प्लॉय के लिए आप क्या करोगे, अपनी एडवर्टाइज करोगे कि हाँ भाई हमें इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, आप न्यूज़पेपर में छापोगे या आप ऑनलाइन जो है, तो कॉस्ट बढ़ेगी एडवर्टाइजिंग द पोस्ट। उसके बाद उस ऑब्वियसली जब एप्लीकेंट्स आएंगे तो उनकी रिक्रूटमेंट, उनका सिलेक्शन करने में टाइम, पैसा सब खर्च होगा, और ऑब्वियसली नए वर्कर को काम नहीं आता तो एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ सकता है, गलती से, है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है ना, क्योंकि उसको काम नहीं आता। ऑब्वियसली ट्रेनिंग भी आप दोगे तो वो भी खर्चा है आपका। लॉस ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली नया वर्कर को स्टार्टिंग में काम नहीं आएगा तो स्टार्टिंग में आपका मटेरियल वेस्ट होगा। उसके बाद लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू डिले इन अपॉइंटिंग न्यू वर्कर, की प्रोडक्शन का लॉस होगा, किस वजह से, नए वर्कर अपॉइंट करने में टाइम लग गया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन का काम हो नहीं पाया। तो ये सारे क्या हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट हैं। उसके बाद लॉस ऑफ प्रोडक्शन टू द स्लो वर्क, ऑब्वियसली नया वर्कर है, अनट्रेंड है, उसको ट्रेनिंग ही नहीं मिली अभी, तो क्या होगा, इससे स्लो वर्क करेगा वो, मतलब धीरे धीरे काम करेगा, जिससे कि प्रोडक्शन का लॉस होएगा। तो ये था लेबर टर्नओवर का पूरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग की। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमें गिवन है डिफरेंस बिटवीन टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। तो अब देखिए टाइम कीपिंग क्या होता है। टाइम कीपिंग इज कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ वर्कर, उनका अराइवल, उनका डिपार्चर। कहने का मतलब है टाइम कीपिंग में सिर्फ और सिर्फ वर्कर की अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है कि वो कब आए, कब वो गए, कब अराइव यानी कि आए, कब डिपार्चर, कब गए फैक्ट्री से या फिर ऑफिस से। तो टाइम कीपिंग क्या होता है, टेक केयर ऑफ द टोटल टाइम वर्क। वो सिर्फ ये देखता है कि टोटल टाइम कितना लगा, कब एम्प्लॉय या कब वर्कर आया, कब वर्कर गया फैक्ट्री से, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम को ध्यान रखता है। लेकिन टाइम बुकिंग की दूसरी ओर बात करें तो टाइम बुकिंग क्या करता है, ये एनालाइज करता है
कि वर्कर कितना टाइम ले रहा है किसी काम को करने के लिए, कि वर्कर कितना टाइम ले रहा है किसी भी काम को करने के लिए, सो दैट द लेबर कॉस्ट ऑफ डिफरेंट जॉब कैन बी कंप्यूटेड एंड कंट्रोल, जिससे टाइम बुकिंग से हमको पता लगेगा कि ये वर्कर कितना काम कर रहा है, कितने टाइम तक काम कर रहा है, इसने कितना टाइम लगाया है इस काम को करने में, उस हिसाब से हम उसको जो है कंप्यूट करते हैं और उस कंट्रोल करते हैं। मान लो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो उसको बताएंगे भाई आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, और कहीं वो उसको कुछ नहीं आ रहा तो उसको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। तो टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग आपको क्लियर है। और ये मेथड्स लिखे हुए हैं टाइम कीपिंग के, बहुत ही सिंपल कि आप एक अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करोगे, है ना, अटेंडेंस लिखोगे। फिर मेटल डिस्क मेथड, चलो मेटल डिस्क मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, मेटल टोकन या फिर डिस्क विद नंबर रिटन ऑन देम आर प्रोवाइडेड, उनको एक टोकन दिया जाता है मेटल का, और दीज नंबर टोकन आर अलॉटेड टू वर्कर को दिया जाता है, और ऑल दीज टोकन आर हंग ऑन ए बोर्ड प्लेस नियर द फैक्ट्री गेट, और ये सारे टोकन जो है वो फैक्ट्री के गेट पर होते हैं लटके हुए। और व्हेन अ वर्कर अराइव, जब वो आता है तो वो अपना टोकन ले लेता है और वो बॉक्स में डाल देता है और वहीं रहने देता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोकन इन द बॉक्स द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर इज मार्क्ड, मतलब यहाँ पे अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, आप टोकन लो, आप टोकन को बॉक्स में डालो और जो है टोकन के बेस पे आपकी अटेंडेंस जो है मार्क की जाएगी। टाइम क्लॉक्स की बात करें, तीसरा मेथड है ये टाइम क्लॉक्स। इसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्लॉक्स को यूज़ किया जाता है। ईच वर्कर इज अलॉटेड अ टाइम कार्ड, इसको हर वर्कर को एक टाइम कार्ड अलॉट किया जाता है, विच कंटेन हिज नंबर नेम, और उस टाइम कार्ड पे क्या लिखा होता है, उसका नंबर लिखा होता है, उसका नेम लिखा होता है, और द कार्ड इज पंच, कार्ड को पंच किया जाता है इन द स्लॉट ऑफ क्लॉक एट द टाइम ऑफ कमिंग, कि वो कितने बजे आया। जैसे कि आजकल चल रहा है ना सब कुछ, कि जैसे ही वो कार्ड को पंच करेगा तो पता लगेगा कि वो कितने एग्जैक्ट टाइम पर आया और कितने एग्जैक्ट टाइम पे वो फैक्ट्री से गया। तो ये भी सिस्टम है सारा। उसके बाद टाइम बुकिंग के क्या मेथड है, जॉब कार्ड यहाँ पे बोला गया है कि सम ऑफ द कॉमन मेथड क्या है, जॉब कार्ड। तो टाइम बुकिंग का के बारे में बोला गया है कि इसमें क्या होता है, जॉब कार्ड बनाया जाता है, जो भी एक व्यक्ति या इंडिविजुअल जॉब कार्ड उसको दिया जाता है कि हाँ भाई तुमने इतने काम पर इतने टाइम पर स्टार्ट किया अपने जॉब को, अपने काम को, और इतने टाइम पर तुमने फिनिश किया, तो रिकॉर्ड हो गया वो। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब, जब काम पूरा हो जाता है तो जॉब कार्ड को सबमिट किया जाता है सुपरवाइजर के पास, ताकि लेबर कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब में बी कंप्यूटेड, ताकि जो भी लेबर कॉस्ट है वो कंप्यूट हो। और इस तरीके का जॉब कार्ड होता है आपका, देखिए, जिसमें वर्कर का नाम लिखा होता है, उसका जॉब नंबर लिखा होता है, वर्कर का नंबर लिखा होता है, डेट टाइम कि कब स्टार्ट किया उसने, क्या जॉब करी, क्या कितने घंटे लगाए उसने, क्या रेट सिस्टम है, क्या अमाउंट उसकी टोटल बनी, तो ये सब है। पीस वर्क कार्ड और डेली और वीकली टाइम शीट में ये भी टाइम बुकिंग का ही है कि भाई इतने पीस बनाओ तो इतना मिलेगा, डेली वीकली आप किस हिसाब से काम कर रहे हो, वो सब है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है जो कि है आइडल टाइम। तो आइडल टाइम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था, आइडल टाइम मतलब जिस पे कुछ काम नहीं हो रहा है वो आइडल टाइम होता है। तो देखिए, तो टाइम वेस्ट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, टाइम वाले सिस्टम में होता है ये, क्योंकि पीस रेट में तो उसको पीस बनाने वो तो बनाएगा जैसे भी, लेकिन टाइम वाले में वो काम चोरी कर सकता है, कौन, लेबर। तो देखिए, अंडर द टाइम वेज सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट द वर्कर आर पेड ऑन टाइम बेसिस, वर्कर को टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है। तो टाइम बुकिंग मेथड भी मेंटेन होता है, टाइम कार्ड, जॉब कार्ड, ये सब। तो अब इट इज यूजुअली फाउंड दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टाइम फॉर विच दे आर पेड एंड द टाइम दे एक्चुअली स्पेंड ऑन प्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने टाइम के लिए हम उसको पैसा दे रहे हैं और उतने टाइम के लिए एक्चुअली तो वो काम कर ही नहीं रहा है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ही आइडल टाइम आउट कहलाता है। कि वो हमने दिया उसको 8 घंटे के टाइम के हिसाब से पैसे, बट उसने काम तो सिर्फ 5 घंटे के हिसाब से किया, मतलब उसने 8 घंटे में से 5 ही घंटे काम किया। तो वो जो डिफरेंस है 3 घंटे का, वो क्या कहलाएगा, आइडल टाइम कहलाएगा। तो द एम्प्लॉयर हैज़ टू पे फॉर दिस टाइम दो ही डज नॉट डिराइव एनी डायरेक्ट बेनिफिट। तो एम्प्लॉय का तो नुकसान हो गया ना, एम्प्लॉयर का,
जो काम दे रहा है उसका तो नुकसान हो गया। तो सच आइडल टाइम इज ऑफ टू टाइप। अब एक दो टाइप के आइडल टाइम होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, नॉर्मल और एब नॉर्मल। नॉर्मल जो नॉर्मल है, एब नॉर्मल जो नॉर्मल नहीं है। तो नॉर्मल की बात करते हैं सबसे पहले। तो नॉर्मल आइडल टाइम इज ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। जैसे कि कमिंग फ्रॉम द गेट ऑफ द फैक्ट्री, अब वो फैक्ट्री के गेट से आ रहा है तो टाइम तो लगेगा ना, इन विच द वर्कर इज एंगेज। दूसरा, गोइंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक काम हो गया वो दूसरा काम कर रहा है। गेटिंग फ्रॉम द डिपार्टमेंट टू द फैक्ट्री गेट एट द क्लोजिंग टाइम ऑफ इंटरवल। तो ये नॉर्मल आइडल टाइम है। पर्सनल नीड, टी ब्रेक्स होते हैं, ये सारे नॉर्मल आइडल टाइम के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद बात करें एबनॉर्मल की, तो एबनॉर्मल आइडल टाइम की बात करें तो सच एबनॉर्मल आइडल टाइम अराइजेस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि स्ट्राइक हो गया, स्ट्राइक कर दी लेबर्स ने, लेबर कह रहे हैं, लेबर हड़ताल पे बैठ गए, कह रहे हैं जी हमारी मांगे पूरी करो, हम तो काम नहीं कर रहे। तो ये क्या है, स्ट्राइक कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान हो गया एम्प्लॉयर को, काम ही नहीं हो रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, आइडल टाइम। लॉकआउट वही एक तरीके का स्ट्राइक ही होता है। मशीनरी ब्रेकडाउन, आपकी मशीन खराब हो गई, या पावर फेलियर, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो क्या हो गया, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स और मटीरियल्स, तो ये सारे एबनॉर्मल टाइम आइडल टाइम में आएंगे। उसके बाद कंट्रोल कैसे करोगे आप आइडल टाइम को, यहाँ पे बात की गई है कंट्रोलिंग की। तो सुपरविज़न, ऑब्वियसली अगर आप सुपरविज़न वाइजर अपॉइंट करोगे तो वो तो निगरानी रखेगा। अब वो डर के मारे तो एम्प्लॉयर फिर लेबर जो है काम करेगा कि भाई सुपरविज़न यानी कि सुपरवाइज़र नज़र रख रहा है, और वो टाइट होनी चाहिए सुपरविज़न भी, और वही सब। तो इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब वही ओवर टाइम वेजेस का भी एक टॉपिक है कि ओवर टाइम जब करते हैं तो पैसा मिलता है, वो तो आपको नॉर्मली पता ही होगा, ये आप पढ़ लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।